नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर सीरीज में आज कैपेसिटेंस सर्किट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में समझते हैं कैपेसिटर, संधारित्र की कार्य सिद्धांत, संरचना, उपयोग, परिपथ में सरल श्रेणी समांतर परिपथों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग और कैपेसिटर की जांच से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूप। शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कैपेसिटेंस सर्किट्स। आज का पहला प्रश्न है, एक संधारित्र कैपेसिटर की धारिता कैपेसिटेंस का मान क्या होगा यदि अगर इसके सिरों पर 35 वोल्ट का अगर विभव आरोपित किया जाए तो इनकी चालक प्लेटों पर धारित आवेश की मात्रा 0.5 कूलाम है। तो कैपेसिटर दो चालक प्लेटों के बीच में एक कुचालक माध्यम जो परावैद्युतांक का कार्य करता है वो संरचना है, जिस पर जब हम बाहर से विभव लगाते हैं तो आवेशन की प्रक्रिया में बैटरी के द्वारा जो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर भेजे जाते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान बीच के परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवण भी होता है और ध्रुवित अवस्था में ये परावैद्युतांक माध्यम बैटरी हटाने पे भी प्लेटों की सतह पर आवेश को संचित रखता है। इस दो चालक और बीच के कुचालक माध्यम की संरचना का वह गुण जो आरोपित विभव के समानुपाती आवेश को संचय करके रखता है, रिटेन रखता है, धारिता कहलाती है। और एक संरचना में धारित आवेश की मात्रा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। संचित आवेश और लगाए गए विभव के बीच में एक सरल रेखीय अनुपातिक संबंध जो मूल बिंदु 0 विभव पे 0 आवेश के साथ समानुपाती संबंध रखता है। इस समानुपाती संबंध जो धारित आवेश और लगाए गए विभव के बीच में है, अगर बराबर का समीकरण बनाएं और संचित आवेश Q को बराबर करें C और V के गुणनफल के बराबर, तो यहाँ C इस संरचना की धारिता कैपेसिटेंस है और V संरचना में प्लेटों के आर पार लगाया गया विभवांतर है। Q इजिकल टू CV फॉर्मूले से अगर धारिता का मान ज्ञात करना हो तो धारिता Q और V का अनुपात हो गया है, अर्थात ऐसी संरचना जो कम विभव पे अधिक आवेश का धारण करे उसकी धारिता अधिक होगी। यहाँ 35 वोल्ट विभवांतर लगाने पर प्लेटों ने 0.5 कूलाम आवेश धारित किया है। आवेश कूलाम में, विभव वोल्ट में, तो कूलाम और विभव की इस इकाई को हम धारिता की इकाई फैराड कहते हैं और यहाँ ये Q और V का अनुपात पहला ऑप्शन। संरचना की धारिता 0.014 फैराड हो गई है। कूलाम एक बड़ी आवेश इकाई है और आमतौर पे जब हम व्यवहारिक विभव आरोपित करते हैं तो संचित आवेश माइक्रो कूलाम कोटि का होता है और व्यवहारिक संधारित्रों में धारिता फैराड की बजाय माइक्रो फैराड यूनिट्स में हो सकती हैं। एक संधारित्र की धारिता उसके संरचना के साथ क्या संबंध रखती है, वो एक बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक संधारित्र की धारिता के मान को एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को किस तरह से अधिक इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक संधारित्र में प्लेटों पर संचित आवेश और प्लेटों के बीच लगाए गए विभवांतर का अनुपात धारिता है। कोई संधारित्र संरचना कम आरोपित विभव पे अधिक आवेश का संचय करे तो उसकी धारिता अधिक कहलाती है। यहाँ संचित आवेश और लगाया गया विभव समानुपाती है तो ये अनुपात विभव दुगना करने पर आवेश भी दुगना हो रहा है, यथावत रहता है। तो धारिता का मान लगाए गए विभवांतर या संचित आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। सबसे प्रचलित और सरल जो समांतर पट संधारित्र संरचना है उसमें धारिता का मान चालक प्लेटों के काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। चालक प्लेट जितने अधिक काट क्षेत्रफल की होगी वो एक विशेष आवेश घनत्व के साथ जब आवेश को संचय करेगी तो अधिक प्लेट एरिया पर अधिक आवेश संचय होना अधिक धारिता मान को बताएगा। वहीं धारिता का मान चालक प्लेटों के बीच में जो अंतराल हमने रखा है जिसमें परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ है उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर प्लेटों के बीच में दूरी घटाकर छोटे अंतराल का परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे तो परावैद्युतांक माध्यम में लगाए गए विभव से ज्यादा मजबूत विद्युत क्षेत्र का उत्पादन अधिक मात्रा में ध्रुवण करेगा और उससे प्लेटों पर आवेश का घनत्व बढ़ने से अधिक आवेश संचय होगा और धारिता का मान बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे D का मान एक सीमा से अधिक घटाने पर आरोपित विभवांतर का विद्युत क्षेत्र परावैद्युतांक माध्यम में सामर्थ्य से अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनाकर भंजन की स्थितियां बनाकर संधारित्र संरचना को नष्ट भी कर सकता है। अगर इन अनुपातिक संबंध को हम बराबर का समीकरण बनाएं तो माध्यम की विद्युतशीलता हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का गुणा एक स्थिरांक के बतौर इस्तेमाल किया
किया जाता है, और अगर हवा माध्यम के साथ जो धारिता बन रही है उससे k गुना अधिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ विकल्पों को देखें, अगर हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता प्लेट क्षेत्रफल के समानुपाती है, क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता का मान अधिक हो जाएगा। पहला विकल्प सही विकल्प है। प्लेटों के मध्य दूरी घटाएंगे तो धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, d कम होने से धारिता का मान बढ़ेगा। दूसरा विकल्प भी सही विकल्प है। और अगर हम उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक, अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या सापेक्षित विद्युतशीलता का परावैद्युतांक माध्यम का इस्तेमाल करेंगे तो धारिता हवा की तुलना में परावैद्युतांक स्थिरांक गुना अधिक हो जाएगी। तो अधिक परावैद्युतांक स्थिरांक के माध्यम से भी धारिता का मान अधिक किया जा सकता है। तो यहाँ उपरोक्त तीनों ABC विकल्प सही है। तो हमारी ये जो D विकल्प है, उपरोक्त सभी उत्तर की चॉइस हो गई है। और ध्यान रहे, जब एक से अधिक विकल्प सही हो तो पूरे प्रश्न का सही उत्तर तभी ज्ञात होगा जब हम चौथा विकल्प तक सारे विकल्प पढ़ ना लें। केवल पहले विकल्प को पढ़कर A को ही सही निशान लगा देने पर हमें नेगेटिव मार्किंग के नुकसान भी हो सकते हैं। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ दिए गए परिपथ में परिपथ की कुल धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर विभव की गणना करनी है। इस तरह से जब संधारित्रों को परिपथ में जोड़ा जाता है तो ऐसे संधारित्र परिपथ संबंध को श्रेणी संबंध कहते हैं। और श्रेणी में तुल्य धारिता ज्ञात करने का जो तरीका है वो समांतर में प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने जैसा ही है, जहां हम तुल्य धारिता के व्युत्क्रम को अलग अलग अवयवों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर रखकर गणना करते हैं। यहाँ गणना तुल्य धारिता की सीधे माइक्रोफेरेड में की जा सकती है, क्योंकि सभी धारिताएं माइक्रोफेरेड में ही दी गई है। तो हम जो सार्थक अंक है, पहली धारिता में 30 माइक्रोफेरेड, दूसरी में 10 और तीसरी में 30 माइक्रोफेरेड का 30, उसके व्युत्क्रम करके जब जोड़ा एलसीएम लेके, तो ये जो ऊपर अंश में 5 आया है वो 30 को काट कर 6 बना देगा। और अगर उल्टा करेंगे तो हमें तुल्य धारिता का मान 30 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड का 6 माइक्रोफेरेड ज्ञात हो जाएगा। हम ये गणना दो धारिताओं की तुल्य धारिता अगर वो श्रेणी में लगे हुए हैं तो दोनों धारिता मान को गुणा करके जोड़कर भाग दे के भी निकाल सकते थे। और अगर दोनों धारिता जो श्रेणी में लगी है वो समान मान की हो तो तुल्य धारिता श्रेणी में आधी हो जाती है। तो 30 और 30 माइक्रोफेरेड का श्रेणी तुल्य 15 माइक्रोफेरेड हो जाता। और 15 और 10 का गुणा में 15 और 10 के जोड़ 25 का अगर भाग देते तो 15 गुणा 10 बटा 25, ये 6 माइक्रोफेरेड हमें ज्ञात हो जाता। तो यहाँ तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड बी सही ऑप्शन हो गया है। श्रेणी में लगे हुए सभी संधारित्रों पर विभव की गणना करने के लिए हमें आवेश की गणना जरूरी है। और श्रेणी में जो तुल्य धारिता पर आवेश होगा वही सभी संधारित्रों पर आवेश होगा, क्योंकि श्रेणी में संधारित्रों पर आवेश एक समान होता है। तो 6 माइक्रोफेरेड जो श्रेणी तुल्य धारिता है उस पर जब हम 30 वोल्ट का विभव आरोपित करेंगे तो धारित आवेश Q = CV, धारिता 6 माइक्रोफेरेड, आरोपित विभव 30 वोल्ट से आवेश की मात्रा 180 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। और जब 180 30 माइक्रोफेरेड धारिता पर होगा तो उस पर विभव, क्योंकि Q = CV होता है, तो V हो जाएगा Q/C। और C1 पहले धारिता 30 माइक्रोफेरेड पे विभव 180 माइक्रोफेरेड जो संचित आवेश है उससे 6 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे 30 माइक्रोफेरेड पर भी 6 वोल्ट का विभव होगा। 10 माइक्रोफेरेड पे उसी तरह से हम संचित आवेश में धारिता का भाग दें तो ये विभव की मात्रा 18 वोल्ट हो जाएगी। क्योंकि श्रेणी में आवेश समान रहता है तो छोटी धारिता समान आवेश धारण करने के लिए अधिक विभव का इस्तेमाल करेगी, तो छोटी धारिता पे अधिक विभव और बड़ी धारिता मान पर कम विभव होंगे। और यहाँ हम जांच भी कर सकते हैं, 6 वोल्ट 18 वोल्ट और 6 वोल्ट का जोड़ 30 वोल्ट के बराबर है। प्रश्न सही हल किया गया है। अगला प्रश्न एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल समझ का बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। अगर श्रेणी श्रृंखला में हमें अलग अलग संधारित्र जोड़े हुए हैं तो इन्हें जोड़ते समय हमें क्या सावधानियों का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें मालूम है कि जब हम श्रेणी में धारिता जोड़ते हैं तो अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम का योग तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हो जाता है। और इस प्रकार जो तुल्य धारिता ज्ञात होती है वो मान में छोटी हो जाती है, वो यहाँ श्रेणी में लगे हुए सबसे छोटी धारिता से भी कम मान की प्राप्त होती है। और श्रेणी में जब हम विभव आरोपित करते हैं तो सभी संधारित्रों पर एक समान आवेश का मान आता है। और ऐसी स्थिति में उनके ऊपर आने वाला विभवांतर उनके
उनकी धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो ऑप्शंस देखते हैं, क्या सावधानी रखनी होगी। सभी संधारित्र एक ही निर्माता के होने चाहिए ये जरूरी नहीं है। अलग अलग निर्माताओं के जो संधारित्र हैं, अलग अलग धारिताओं के अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के भी हम श्रेणी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः ये ऑप्शन सभी संधारित्र एक ही धारिता के होने चाहिए भी आवश्यक विकल्प नहीं है। और अगर आप डी विकल्प देखें तो प्रत्येक संधारित्र का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का लेवल है वो सबका एक समान हो, ये भी जरूरी नहीं है। हम अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के संधारित्रों को भी श्रेणी में जोड़ सकते हैं। और जो एकमात्र आवश्यक सावधानी हमें बरतनी है वो ये दूसरा ऑप्शन है। जब हम अलग अलग धारिताओं के संधारित्र को जोड़ते हैं तो छोटी धारिता पे अधिक वोल्टेज और बड़ी धारिता पे कम वोल्टेज आएगी, लेकिन जो भी वोल्टेज ड्रॉप किसी संधारित्र पर आ रही है उसका मान उसकी विभव सहता क्षमता वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ताकि किसी भी संधारित्र में जिसको हमने श्रेणी में लगाया है ब्रेकडाउन या विद्युत भंजन की स्थितियां नहीं आए। तो सही विकल्प है कि प्रत्येक संधारित्र पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर कहाँ उपयोग लिए जाते हैं उस तरह के प्रश्न भी बहुत प्रचलित हैं। यहाँ पूछा गया है कि वायु संधारित्र का एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन एक टीवी ट्यूनर है, जहां हम रिसीवर के सिरे पर विशेष संकेत को अनुनादी रूप से प्राप्त करने के लिए ग्राही परिपथ में अनुनाद पैदा करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एयर कैपेसिटर्स आकार में बड़े होते हैं इसलिए यहाँ सूक्ष्म आकार वाले सिरेमिक या प्लास्टिक कैपेसिटर्स का अधिक प्रचलन है। तो हम टीवी ट्यूनर में एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली एक एम्पलीफायर सर्किट ही होते हैं, जिनके इनपुट में कोई टैंक सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पैदा करता है। तो चाहे हटले प्रकार के ऑसिलेटर हो या कॉलपिट ऑसिलेटर हो, उनमें इंडक्टर के साथ कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और ये कैपेसिटर अगर एयर कैपेसिटर होते तो संरचना सरल होती लेकिन आकार बड़ा होता, इसलिए डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम छोटे आकार के सिरेमिक, प्लास्टिक या पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते थे। बड़े आकार के एयर कैपेसिटर सामान्यतः सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। एक लाउडस्पीकर ध्वनि को विस्तार देने वाला जो यंत्र है वो एक विद्युत चुंबकीय क्रिया से ध्वनि का उत्पादन करता है, जहां एक स्थायी चुंबक के साथ कोई कुंडली में ध्वनि के विद्युत संकेतों को भेजकर उत्पन्न एयर के मूवमेंट जो बनते हैं उनसे इस डायाफ्राम में हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लाउडस्पीकर है उसमें कहीं भी कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं वो एंटीना के सिग्नल को विशेष अनुनादी आवृत्ति के साथ सेलेक्ट करने के लिए इंडक्टर के साथ जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल कैपेसिटर सरल संरचनाओं के चाहे आकार में बड़े ही क्यों न हो एयर कैपेसिटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो हमारे रेडियो रिसीवर्स हैं उनमें हम एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। टीवी ट्यूनर, ऑसिलेटर या लाउडस्पीकर में दूसरे प्रकार के कैपेसिटर्स हैं। रेडियो रिसीवर एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ गैंग प्रकार का कैपेसिटर बहुत सुग्राही तरीके से परिवर्तनशील धारिता का संधारित्र बन जाएगा जो विशेष संकेत को ग्रहण करने का रिसीवर में कार्य कर देगा। तो अलग अलग रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट को ट्यूनिंग करने के लिए हम रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो वेरिएबल गैंग कैपेसिटर्स होते हैं। अगला प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पोलराइज्ड ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र को विपरीत ध्रुवता के साथ ऑपोजिट पोलरिटी के साथ सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा। तो जो नॉर्मल कैपेसिटर है उनमें हम पोलरिटी बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके संधारित्र की व्यवस्था दोनों ध्रुवता में एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है और ऐसे संधारित्र हम एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों में इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो ध्रुवीकृत पोलर कैपेसिटर्स होते हैं उनमें दोनों जो ध्रुवता हम इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग चिन्हों से स्पेसिफाइड होती है। ऋण ध्रुवता का जो चालक इलेक्ट्रोड है उसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाया हुआ होता है और ऐसे ध्रुवीय संधारित्रों पर अगर हम विपरीत ध्रुवता के संबंध करेंगे तो ये नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जिस इलेक्ट्रोड पर हमें ऋण ध्रुवता लगानी है वो एक ऐसी स्ट्रिप जिसपे बीच में हमने नेगेटिव का चिन्ह लगाया हुआ है वो अलग से स्पेसिफाई होता है और इन्हें कनेक्शन करते समय हमें
में ध्रुवता का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम विपरीत ध्रुवता का विद्युत विभव यहाँ आरोपित कर देंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को एसी सप्लाई में यूज करेंगे तो जो कुचालक परावैद्युतांक परत है जो एनोड पर लगी हुई होती है उसे अगर अपन विपरीत ध्रुवता का विभवांतर दे देंगे, विद्युत क्षेत्र की ध्रुवता बदल जाएगी तो वो परावैद्युतांक परत नष्ट हो जाएगी और ऐसी स्थिति में परावैद्युतांक माध्यम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक लघु परिपथ स्थिति बना देगा। परिपथ में बहुत अधिक धारा उत्पन्न होगी और उस अत्यधिक धारा से संधारित्र बहुत ज्यादा गर्म होकर नष्ट हो जाएगा और कई बार तो ऐसे संधारित्र फट भी जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। तो अगर दूसरे विकल्प देखें तो संधारित्र पर ध्रुवता उल्टी करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत विकल्प है, क्योंकि पोलर प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र एक विशेष पोलरिटी के साथ ही सही काम करेंगे, विपरीत ध्रुवता पर नष्ट हो जाएंगे। संधारित्र की धारिता पर असर होगा, उसकी धारिता से धारा कम हो जाएगी, एक गलत विकल्प है। धारिता का मान बढ़ जाएगा, ये भी एक गलत विकल्प है। तो जो दूसरा विकल्प है वो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। विपरीत ध्रुवता लगाने पर संधारित्र परावैद्युतांक माध्यम नष्ट होने से लघु परिपथ जैसी स्थितियों में आ जाएगा और अत्यधिक धारा से गर्म होकर नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न एक सरल सा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र पर क्या प्रभाव होगा अगर उसमें खुला परिपथ दोष है और विद्युत परिपथ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र हो या कोई अन्य सिरेमिक, प्लास्टिक, एयर कैपेसिटर हो या माइका कैपेसिटर भी होता, अगर उसमें खुला परिपथ ओपन सर्किट स्थितियां हैं तो विभव आरोपित करने पे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, आवेशन की धारा या निरावेशन की प्रक्रिया नहीं होगी और संधारित्र सर्किट में काम नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन, एक खुला परिपथ स्थिति का संधारित्र चाहे किसी भी प्रकार का हो कार्य नहीं करता, वो फटने जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये लघु परिपथ में अति धारा से होने वाली स्थिति हो सकती है। वो अधिक मात्रा में क्षरण धारा प्रवाहित करने लगेगा, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं होगी। खुला परिपथ दोष है तो वो कार्य नहीं करेगा और ऐसा दोषी संधारित्र सामान्य काम तो कर ही नहीं सकता। तो पहला विकल्प सही विकल्प है। पिछले प्रश्न प्रारूप का एक अन्य रूप हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र पर क्या प्रभाव होगा जब उसे विद्युत आपूर्ति में जोड़ा गया है और उसमें एक लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट दोष है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में और इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र में तो ध्रुवता बदलने पर ये स्थितियां हो सकती हैं। परावैद्युतांक माध्यम नष्ट हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक कम प्रतिबाधा का विद्युत संपर्क बन जाता है और अगर ऐसे शॉर्ट सर्किट दोष वाले संधारित्र को विद्युत परिपथ में इस्तेमाल करते हैं तो वो श्रेणी में अगर कोई धारा नियंत्रक प्रतिरोध और दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है तो बहुत अधिक धारा लेगा और अत्यधिक धारा से गर्म होकर फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन फंक्शन नहीं करेगा, लीक करने लगेगा या नॉर्मल वर्किंग करेगा, गलत उत्तर है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ओवर करंट की हीटिंग से नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में तो इस तरह की बॉडी में से काले धब्बे और पूरा आवरण फटा हुआ स्पष्ट दिख जाता है। अगला प्रश्न एक संधारित्र की संरचना और कार्य सिद्धांत पर आधारित सरल प्रश्न है। संधारित्र में ये जो परावैद्युतांक माध्यम हम दोनों चालक इलेक्ट्रोड के बीच में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या कार्य है। तो ये जो बीच का परावैद्युतांक माध्यम है वो एक कुचालक माध्यम के जैसे व्यवहार करता है और विभव आरोपण करने पर परिपथ में धारा आवेशन या निरावेशन की बाह्य परिपथ में हो सकती है, लेकिन कुचालक माध्यम के आर पार क्षरण धाराओं के मान अत्यंत नगण्य रहते हैं। तो ये प्लेटों के बीच में किसी भी प्रकार की क्षरण धारा के प्रवाह को रोकता है। लेकिन सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए अभी आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए। एक परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। जिस माध्यम में जितना अधिक ध्रुवण होता है उसका परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता उतनी अधिक मानी जाती है और अगर ज्यादा मजबूत ध्रुवण होगा परावैद्युतांक माध्यम में तो वो प्लेटों पे अधिक घनत्व के साथ आवेश को जब संचित करेगा तो आवेश की संचित मात्रा या समान विभव पे अधिक आवेश होने पर संरचना की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो एक परावैद्युतांक माध्यम अधिक सापेक्षित विद्युतशीलता रखते हैं और संधारित्र की ताकत अर्थात धारिता को बढ़ा देते हैं। आमतौर पे परावैद्युतांक माध्यम माइका या सिरेमिक प्रकार के बहुत अधिक परावैद्युतांक सामर्थ्य भी रखते हैं और बहुत मजबूत विद्युत क्षेत्र को भी सहन करके संधारित्र के सिरों पर अधिक विभवांतर को भी आरोपित कर लेते हैं। तो वो भी एक परावैद्युतांक माध्यम का गुण होता है, वो संधारित्र की आरोपित विभव को सहने का काम भी करते हैं। लेकिन वो विकल्प
यहाँ दिया हुआ नहीं है। यहाँ तीसरा और चौथा विकल्प दोनों उपरोक्त विकल्प सही हैं और कोई भी सही नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ ए और बी दोनों सही हैं, तो तीसरा हमारा सही विकल्प हो गया है। अर्थात एक परावैद्युतांक माध्यम कुचालक माध्यम की जैसे व्यवहार करके संधारित्र के दोनों चालक इलेक्ट्रॉनों के बीच में किसी भी प्रकार की क्षरण धारा के प्रवाह को रोकता है, अधिक सापेक्षित विद्युतशीलता के साथ ध्रुवण करके संरचना की धारिता को हवा की संरचना की बजाय कई गुना बढ़ा देता है, और अधिक परावैद्युतांक सामर्थ्य होने से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मान अधिक होने से संधारित्र के सिरों पर अधिक ऑपरेटिंग वोल्टेज भी बना देता है। एक अच्छा परावैद्युतांक माध्यम में स्थायित्व भी, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि ताप और आवर्ती बदलने पर संधारित्र संरचना की धारिता परिवर्तित ना हो। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स हैं उनमें कपलिंग के लिए, युग्मन के लिए जो परिपथ हम इस्तेमाल करते हैं उनमें किस प्रकार के संधारित्रों का उपयोग किया जाता है? तो टेंटलम एक प्रकार का सिरेमिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डीसी सप्लाई में रेक्टिफायर के साथ फिल्टर में इस्तेमाल किया जाता है। मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपिलीन एक तरह का प्लास्टिक कैपेसिटर है जो सूक्ष्म आकार के अधिक स्थायी धारिता वाले कैपेसिटर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग के लिए हमें बड़ी धारिता, पर्याप्त ऑपरेटिंग वोल्टेज और स्टेबिलिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम एक मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर, जिन्हें हम मोनोलिथिक कैपेसिटर्स भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और इन कैपेसिटर में जब हम किसी सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों सिरों पर धात्विक इलेक्ट्रोड लगा के मल्टी लेयर कॉम्बिनेशंस करते हैं और एकांतर क्रम में लगे हुए इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़कर सभी धारिताओं को समांतर में लेकर कुल धारिता जब बढ़ा लेते हैं तो हमें एक अच्छी खासी धारिता छोटे आकार में प्राप्त हो जाती हैं। और साथ ही में इन प्रकार के सिरेमिक परावैद्युतांक माध्यम में ताप और फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन पे भी धारिता नहीं बदलने का एक बहुत अच्छा स्थायित्व का गुण भी होता है, जो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग सर्किट की अहम आवश्यकता है। इसलिए यहाँ हम मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर या मोनोलिथिक दूसरा विकल्प सही विकल्प है। दो और परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूपों के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करेंगे। पूछा गया है किस प्रकार के संधारित्रों में न्यूनतम क्षरण प्रतिरोध है, और जिनमें क्षरण प्रतिरोध का मान कम होता है उनमें क्षरण धारा का मान अधिक होता है और उन्हें हम उच्च विभव पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सभी संधारित्र जो यहाँ दिए हुए हैं, टेंटलम, सिरेमिक प्रकार का, पेपर, इलेक्ट्रोलाइटिक या माइका, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र होते हैं उनमें परावैद्युतांक परत सबसे छोटी मोटाई की होती है और इसका क्षरण प्रतिरोध न्यूनतम होता है और क्षरण धारा अधिकतम होती है। तो ऐसे संधारित्र हालांकि सबसे सूक्ष्म आकार में विभव और धारिता का गुणनफल रखते हैं, अच्छी आवेश धारण करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें हम प्रत्यावर्ती आपूर्ति में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और बहुत अधिक वोल्टेजेस पे भी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सामान्य वोल्टेज पे जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनका क्षरण प्रतिरोध न्यूनतम होने से क्षरण धारा के मान इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं पेपर में भी वैक्स इम्प्रेग्नेशन के बाद प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है, क्षरण धारा को सीमित किया जा सकता है। सिरेमिक पदार्थ और माइका दोनों में स्वभावतः क्षरण प्रतिरोध के मान अधिक होते हैं और माइका का तो क्षरण प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और इनमें क्षरण धारा का मान न्यूनतम होता है। इसीलिए सभी उच्चतर विभव के जो संधारित्र होते हैं उन्हें माइका परावैद्युतांक माध्यम के साथ ही बनाया जाता है, क्योंकि माइका का क्षरण प्रतिरोध सर्वाधिक और क्षरण धारा न्यूनतम है। अंतिम प्रश्न करते हैं जिसके बारे में हम दावा कर सकते हैं कि परीक्षाओं में आने की सबसे अधिक संभावना इसी प्रश्न की है। प्रश्न है, एक संधारित्र को जब हम मल्टीमीटर की ओम मीटर सिलेक्शन के साथ जांचते हैं तो जांचने की प्रक्रिया क्या होती है? सामान्य मल्टीमीटर में प्रतिरोध मापन के लिए हम सीरीज प्रकार के ओम मीटर संरचना का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ एक आंतरिक विभव स्रोत और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैकेनिज्म के साथ ए और बी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध को लगाकर मापन किया जाता है। तो मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस मेजरमेंट को सेलेक्ट करने के बाद ए और बी के सिरों पर अगर कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो कैपेसिटर डीसी सोर्स से जब पहली बार जोड़ा जाता है तो वो एक लघु परिपथ स्थिति जैसा व्यवहार करता है और इस परिपथ में जो धारा सीमित करने वाला प्रतिरोध है वो अधिकतम धारा जब प्रवाहित करेगा तो वो विभाजन के बाद धारामापी में भी अधिकतम पूर्ण पैमाना विक्षेप देगा और संधारित्र एक जीरो रेजिस्टेंस की सूचना देकर अधिकतम विक्षेप के साथ प्रदर्शित होगा। तो शुरुआत में
धारामापी में अधिकतम धारा के साथ अधिकतम विक्षेप होगा, और फिर जब संधारित्र का आवेशन होगा, आवेशन धारा का मान कम होगा, तो गैल्वेनोमीटर में भी धारा का मान कम होगा और धारामापी में कम धारा से विक्षेप की मात्रा कम हो जाएगी। और अंततः पूर्ण आवेशन के बाद जब संधारित्र पर अधिकतम आवेश आ जाएगा, परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, संकेतक शून्य स्थिति पर आ जाएगा। तो अगर एक सही कैपेसिटर की हम मल्टीमीटर की ओम मीटर सिलेक्शन के साथ जांच कर रहे हैं, तो ये पहले अधिकतम विस्थापन दिखाएगा जो कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किट स्थिति को इंगित कर रहा है, और अगर कैपेसिटर सही है, आवेशन हो रहा है, तो पूर्ण आवेशन पर परिपथ धारा शून्य होने पर विक्षेप भी शून्य हो जाएगा। तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो गया है। अगर ये कैपेसिटर ओपन है तो शुरू से आखिर तक परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा और हमारा संकेतक शून्य विक्षेप अनंत प्रतिरोध को इंगित करता हुआ रहेगा। और अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तो कैपेसिटर लगाने के तत्काल बाद जो अधिकतम धारा की स्थिति आएगी वो निरंतर लगातार अधिकतम ही बनी रहेगी। तो अगर वो लगातार अधिकतम विक्षेप शून्य प्रतिरोध की स्थिति बता रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। और अगर एक कैपेसिटर सही स्थिति में है तो वो शुरुआत में अधिकतम विक्षेप दिखाएगा और समय के साथ ये विक्षेप कम होता हुआ अंत में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेगा। उम्मीद है कैपेसिटर की कार्य सिद्धांत, संरचना, उपयोग, परिपथ व्यवस्थाएं और जांच से संबंधित जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सभी को आज की इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियो में जो समझाने की कोशिश की गई है वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की सभी लर्निंग वीडियो और दूसरी प्लेलिस्ट की भी अनेक वीडियो आपके लिए मददगार साबित होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। एक बार फिर हमारी सभी लर्निंग वीडियो को देखने, सराहने और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।